हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिना देरी किए पावलाव के विषय में। जानते हैं पावलाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि पावलाव का जन्म 26 सितंबर 1849 को और इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो 27 फरवरी 1936 को हुई थी। पावलाव का जो सिद्धांत है इसको कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं और जिसको हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, पावलाव का जो नाम था वो ईपी पावलाव है। ईपी का फुल फॉर्म है इवान पत्रोविच पावलाव। कभी कभी हालांकि ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अब होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये किस देश से संबंधित है, वो रूस है। ये जानना ज़रूरी है। कभी कभी किसी भी मनोवैज्ञानिक या हम बाल विकास से जुड़े जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि वो किस देश से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईपी पावला जो है वो रूस से संबंधित हैं। इनका जो पेशा है वो है शरीर वैज्ञानिक चिकित्सक, यानी वो फिजिशियन थे। और इनका जो स्पेशलिस्ट थे वो थे पाचन क्रिया पे उन्होंने जो रिसर्च की थी, जिसके लिए उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और कभी कभी दूसरा नाम भी लेते हैं, वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया अपना। और क्या प्रयोग किया इसके विषय में भी हम आगे बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। बने रहें वीडियो के साथ। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उन्होंने प्रयोग अपना जो किया वो किस पर किया, तो वो उन्होंने कुत्ते पर किया था। और इनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था, तो वो पाचन शोध के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके सिद्धांत का नाम क्या है, पूछ सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, या पावलाव के सिद्धांत का क्या नाम है। तो सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपके निकल के आते हैं। पहला कि किस देश से हैं, तो रूस से हैं। किस में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो पाचन शोध पर मिला। कब मिला, 1904 में मिला। उनके सिद्धांत का नाम क्या था, उन्होंने प्रयोग अपना किस पर किया, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है। इतने सारे बिल्कुल टू द पॉइंट है, कोई भी फालतू बात नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी समझ लेते हैं जिनका आगे बार बार प्रयोग होगा, और अगर आप उनका मतलब नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उसके मीनिंग्स को समझने में, सिद्धांत को समझने में। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण शब्द है ये मैंने पहले यहाँ पे नोट कर दिए हैं। पहला जैसे उद्दीपक, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी क्रिया होती है जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, आकर्षित करती है। जैसे कि भूखी, अभी हमने थार्नडाइक डिस्कस किया तो उसमें भूखी बिल्ली थी, तो उसके लिए जो मछली थी वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करती थी। मछली उसको आकर्षित करती थी क्योंकि बिल्ली भूखी थी। तो ऐसे ही इसमें उद्दीपक क्या होगा, इसमें भी कुत्ते के लिए जो खाना आता है या जो आर्टिफिशियल है, इसमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपकों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो उद्दीपक शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो आप बस ये समझ लीजिए कि उद्दीपक का मतलब है कि वो चीज़ जो कि आकर्षित करती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। ये क्या होता है कि उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली क्रिया, यानी कि जैसे ही हमें उत्तेजना हुई किसी कार्य को करने की, और वो हमने जो उस पे उसको उसके लिए जो एक्ट किया, जो हमने कार्य करना स्टार्ट किया, वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाता है। इंग्लिश मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, ये आपको जानना ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में आप हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश में एक ही शब्द रहता है इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होता है। दोस्तों, अगला शब्द है सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्वाभाविक क्रिया का होना। यानी कोई भी जैसे कि कुत्ता है, मान लीजिए, उसकी स्वाभाविक क्रिया क्या है कि खाने के जैसे उसके सामने खाना आता है तो उसके मुंह में लार बनने लगती है। ये उनकी एक स्वाभाविक क्रिया थी, तो उसको स्वाभाविक क्रिया बोलते हैं अपने आप। विभेदीकरण क्या होता है दोस्तों, कि उद्दीपक में भेद करना। जैसे कि अभी आप पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुत्ता पहले खाने को देख करके उसके मुंह पे लार बनती थी, फिर घंटी से उसकी ऐसी अनुबंधन हो गया, ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि घंटी बजते ही उसको उसके मुंह पे लार बनने लग गई। तो ये विभेदीकरण, यानी वो समझ गया था कि घंटी, अब घंटी में भी कई तरह की घंटियाँ माँ होती हैं, तो ऐसा नहीं कि हर घंटी से उसके मुंह पे लार बनती है। तो वो घंटियों में भी, यानी उद्दीपक में भी विभेदीकरण करना समझ गया था कि किस में हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, कहाँ पर हमको किस किस घंटी से हमको खाना मिलेगा। अगला पॉइंट है विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण क्या होता है
कि क्रिया का करना बंद कर देना। जैसे मान लीजिए कि अब कोई चीज़ है, हम बार बार उसको घंटी बजा रहे हैं कुत्ते को खाना देने के लिए, और लेकिन बार बार कुत्ता को, जब कुत्ता आ जाता है तो उसको हम खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करता है कि फिर घंटी बजाने पर आना बंद कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करना यानी अपने अनुबंधन को समाप्त कर देता है। उस घंटी के साथ जो उसका बॉन्डिंग है वो समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो क्रिया करना बंद कर देता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण। अगला शब्द देखिए औचक पुनर्सुधार। इसका मतलब है कि अगर जैसे घंटी बजा रहे हैं बार बार, कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा है, बॉन्डिंग एक जो कुत्ते की थी वो समाप्त हो चुकी थी, विलुप्त हो चुकी थी, और अगर हम घंटी बजा करके जैसे डॉगी को बुलाते हैं फिर उसको खाना देने लग जाए, तो वो एकदम से तुरंत उसको समझ जाएगा और वो वापस अपने अंदर वो हैबिट डेवलप कर ले जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं उनके सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, सिद्धांत को मैंने राइट करने के बजाय एक फिगर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और लेकिन मैं आपको पूरा सिद्धांत एक प्रयोग जो है वो बता देता हूँ। कि पहली चीज़ तो ये कि पावलोव ने एक कुत्ता रखा जिसकी गर्दन की नस को काट करके उसमें एक लार ग्रंथि जो है वहाँ पर एक नली फिट कर दी थी, जिससे कि वो जो लार बने उस नली में इकट्ठा होती रहे, जिससे कि वो उसकी मात्रा का अंदाज़ा लगा सकें। और एक ऐसा उन डॉगी को बांध के इसी जगह रखा था कि जैसे ही बेल, ऑटोमेटिक बेल बजती थी, वैसे ही ऑटोमेटिक उसके सामने खाना प्रेजेंट हो जाता था, और वो कुत्ते को उस खाने को देख करके कुत्ते के मुंह पे लार बनती थी। तो जो लार बनती थी वो जो उन्होंने ऑपरेशन करके नली डाली हुई थी वहाँ पर वो लार इकट्ठा होती थी, और वो उसी को नापते थे। तो सब कुछ ऑटोमेटिक क्यों था? ऑटोमेटिक इसलिए था ताकि टाइमिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो। मान लीजिए घंटी बजते ही तुरंत अगर कुत्ते को खाना मिल जाता है, फिर अगर ऐसा हो किसी दिन की घंटी बज गई और खाना देने में टाइम लग गया, तो कहीं ना कहीं जो अनुबंधन की क्रिया है वो अधूरी रह जाती है। तो बस ये समझना है कि कुत्ते की परख नली, कुत्ते की मतलब नली को काट करके वो लाल ग्रंथि को काट करके, सैलिवा ग्राउंड का काट करके वहाँ पे एक नली लगा दी गई थी, और खाना ऑटोमेटिक आता था, बेल ऑटोमेटिक बजती थी। तो प्रयोग किस पर किया? आपको बता ही दिया कि उन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे, यूसीआर और सीआर। तो आगे मैंने कई शब्दों का और विस्तृत वर्णन किया है, आप वीडियो को देखिए। भोजन से, जैसे लिखा है कि भोजन से उत्पन्न लार यानी अनुबंधित अनुक्रिया। ये क्या है कि जैसे कि खाना देख करके जो कुत्ते के मुंह पे लार बनती है, तो वो उसकी एक स्वाभाविक लार बन जाती है। ठीक है, भोजन देखते ही तो वो एक तरह से भोजन के साथ उसकी अनुबंधन हो गया। तो यूसीआर का मतलब क्या होता है कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी उसकी स्वाभाविक क्रिया है। ये खाने को देख करके कुत्ते के मुंह में लार बनना वो स्वाभाविक क्रिया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूसीआर में आपको कन्फ्यूजन हो गया। जैसे कि हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, हमने उसको कुछ और कह दिया तो वो उसके मीनिंग का मतलब बदल जाएगा। लेकिन यूसीआर का मतलब आप याद रखिएगा कि जैसे अनकंडीशनड है, तो अनकंडीशन का मतलब अस्वाभाविक मत समझ लीजिएगा। अनकंडीशन का मतलब है कि बिना किसी कंडीशन का, यानी स्वाभाविक क्रिया। तो ये यूसीआर में ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे अगला है कि घंटी से उत्पन्न लार, ये क्या? सीआर, अनुबंधित क्रिया है। अब घंटी के साथ घंटी बजते ही कुत्ते को खाना मिलने लगा, तो जो कुत्ते की जो हैबिट थी, वो जो अनुक्रिया थी, रिस्पॉन्स था, वो घंटी के साथ बॉन्डिंग उसकी होगी, अनुबंधित हो गई। तो उसी वो सी आर हो गई, यानी कंडीशनड हो गई, यानी अस्वाभाविक क्रिया हो गई। तो जहाँ पे यूसी आएगा, यूसी आर आएगा, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि स्वाभाविक क्रिया। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे यूसी आर आएगा वो स्वाभाविक क्रिया कहलाएगी उसकी। और जहाँ पर केवल याद रखिए कि केवल सी आर आएगा, सी आर, तो ये हो जाएगी कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक। बस दोनों में यही आपको डिफरेंस समझना है दोस्तों। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कन्फ्यूजन मालूम चला कि आपने अनकंडीशन को अस्वाभाविक समझ लिया और कंडीशन को स्वाभाविक समझ लिया, जबकि अनकंडीशन का मतलब है कि बिना किसी कंडीशन के, उसको स्वतंत्र रूप से जो उसके साथ व्यवहार हो रहा है वो अनकंडीशन होता है, उसी को यूसीआर बोलते हैं। ठीक है, और सीआर बोलते हैं जो कि कंडीशन होता है, यानी कंडीशन कोई लगा दी गई, घंटे के साथ उसकी बॉन्डिंग कर दी गई, तो वो कंडीशन जो हुई वो उसकी क्या हो गई? वो अस्वाभाविक क्रिया हो गई। तो आगे मैंने आपको ये पूरा प्रयोग बता दिया कि किस तरह से उसके कुत्ते की नली काटी गई, किस तरह से उसके लार ग्रंथि में नली लगाई गई, और किस तरह से ऑटोमेटिक घंटी बजती है, कुत्ते के सामने खाना प्रेजेंट होता है, उसके मुंह पे लार बनती है, वो लार परख नली, वो लार नली में इकट्ठा होती है, फिर उसको चेक करते हैं कितनी लार बनी, कम तो नहीं हुई, ज़्यादा तो नहीं, मात्रा कैसी, क्वांटिटी क्या है, ये सब देखा जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत ये कहता है
कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित स्वभाव अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अस्वाभाविक उत्तेजना मतलब कि कुत्ते की जो घंटी के साथ बॉन्डिंग हो गई, तो उसको भी अब घंटी बजती ही उसके मुंह पे लार बनने लग गई। और स्वाभाविक क्रिया क्या थी कि खाना देखते ही उसके मुंह में लार बनती थी। तो अब जो घंटी के साथ उसके जो उसकी स्वाभाविक क्रिया को बॉन्डिंग कर दी गई, वही उनके सिद्धांत का मुख्य सार था। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अगर आप शब्द नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं सीधे से बता देता हूँ कि वो देखना चाहते थे, कि ये प्रयोग करना चाहते थे कि क्या केवल खाना देख करके ही कुत्ते को के मुंह पे लार बनेगी, या अगर हम उसकी आदत को किसी मतलब किसी आर्टिफिशियल चीज़ से कनेक्ट कर दें। जैसे कि घंटी क्या है, आर्टिफिशियल है बेल, तो बेल से कनेक्ट कर दिया धीमे धीमे प्रैक्टिस के माध्यम से, और देखा कि वो अब घंटी की आवाज़ सुन करके ही मुंह में लार बनाने लग जाता था। तो इसी को मैंने यहाँ पर फिगर के माध्यम से दर्शाया, लिखा है फूड यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस है। फूड क्या है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस यानी स्वाभाविक है। याद रखिए, यूसी का मतलब स्वाभाविक, यूसी का मतलब स्वाभाविक, और सी का मतलब है अस्वाभाविक। तो यूसीएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी खाना जो है वो क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ता जैसे खाने को देखेगा तो उसके मुंह में क्या होगा, यूसीआर होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, यानी कि उसके मुंह में स्वाभाविक क्रिया होगी। सीधी सी बात आप यूँ समझिए कि ये डॉगी है, डॉगी ने को खाना दिखाया तो उसके मुंह पे लार बनी, ये क्या है, स्वाभाविक क्रिया हो गई। फिर डॉगी को बेल बजाया पहले, जब तक उसकी बॉन्डिंग नहीं बनी थी बेल के साथ, बेल बजी लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि अभी बेल की और डॉगी की कोई बॉन्डिंग नहीं है। फिर क्या हुआ कि बेल को फूड के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि बेल बजती थी, खाना तब डॉगी को मिलता था, तो उसके मुंह पे सैलिवेशन का मतलब होता है लार बनती थी। तो अब बॉन्डिंग देखिए क्या हुआ कि डॉगी की बॉन्डिंग क्या हुई, खाने की और घंटी की बॉन्डिंग जो बनी है किसके साथ बन गई, लार ग्रंथि से बन गई। यानी बेल बजते ही डॉगी को समझ जाता था कि अब खाना मिलने वाला है, तो उसके मुंह पे लार बनना स्टार्ट हो जाती थी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि केवल बेल बजती थी और डॉगी के मुंह पे लार बनने लग जाती थी। ये कंडीशन हो गई, यानी अब डॉगी की जो हैबिट है वो बेल से कनेक्टेड हो गई। तो बेल से कनेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ कि सिर्फ बेल मात्र बजने से खाना मिले चाहे न मिले, लेकिन अगर बेल बजने लगती थी तो उसके मुंह पे लार बनने लग जाती थी। सैलिवेशन का मतलब होता है लार का बनना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि खाना मिलना और लार बनना ये तो स्वाभाविक क्रिया हो गई। केवल बेल का बजना और कुछ मुंह में लार ना बनना, ये भी स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि कुत्ते की कोई बाउंडिंग ही नहीं हुई। फिर कुत्ते को क्या है कि खाना और बेल बजने के साथ साथ खाना भी मिलने लगा, तो उसके मुंह में लार बनने लग गई। फिर खाने को हटा दिया गया, केवल बेल बजाया गया, तो भी उसके मुंह में लार बनने लग गई। तो इसका मतलब है कि जो पावलाव थे वो ये साबित करना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को आप चाहें तो उसकी स्वाभाविक क्रिया को बदल करके अस्वाभाविक क्रिया को बिल्कुल स्वाभाविक क्रिया की तरह बना सकते हैं। यही उनके सिद्धांत का प्रमुख सार था। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार डिस्कस कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बोलने पर हर कोई शब्द में अगर जरा सा चूक गया तो वो फिर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, इसलिए मैंने सभी कुछ यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब शास्त्रीय अनुबंधन के आधार क्या है। सबसे पहला आधार है कि स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशन। देखिए यहाँ अनकंडीशन लिखा है ना, अनकंडीशन मतलब बिना किसी कंडीशन के, यानी स्वाभाविक रूप से, जो स्वाभाविक रूप से होता है। स्टिमुलस का मतलब देखिए यहाँ पे शब्द आया और मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो उत्तेजित करे, जो आपको आकर्षित करे। तो ये स्वाभाविक उद्दीपक जो है वो क्या है कि ऐसा उद्दीपक जिसे देखकर अपने आप अनुक्रिया होती है। यानी खाने को देखकर कुत्ते को सीधी मुंह पे लार बनती थी, वो उसकी यूसीआर मतलब यूसीएस मतलब कि क्या हो गई, यूसीएस में कन्फ्यूजन मत हो गया। यू का मतलब होता है अन, सी का मतलब कंडीशन, और एस का मतलब स्टिमुलेट। ठीक है, तो यूसी जो है वो दोनों इसी शब्द से निकल के आ जाते हैं। तो यूसीएस का मतलब होता है कि ऐसा उद्दीपक जिसे देखकर अपने आप अनुक्रिया होती है। जैसे खाना कुत्ते ने खाने को देखा और उसके मुंह पे लार बनने लगी, ये उसकी यूसीएस हो गई। यानी खाना क्या हो गया, खाना, यूसीएस का मतलब हो गया खाना। खाना क्या है, यूसीएस, क्योंकि खाने को देख करके कुत्ते के मुंह में लार बनती है। ठीक है, तो ये उद्दीपक हो गया खाना। दूसरा कि स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यूसीआर। तो स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर बिना आशा के अनुक्रिया का होना, यानी लार का टपकना। अब खाने को देख करके जो लार टपकता है, जैसे लार देखो ये खाना लिखा है ना, तो खाना क्या है, यूसीएस हो गया, यानी उद्दीपक हो गया। अब लार का टपकना क्या है, कुत्ते का रिस्पॉन्स हो गया।
तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? कृत्रिम उद्दीपक का होना, जैसे घंटी बजने से कुत्ते के मुंह में लार का बनना। अब घंटी बजी, कुत्ते के मुंह में लार बनने लगी। क्यों बनने लगी? क्योंकि कुत्ते को घंटी बजने के साथ साथ खाना भी मिल जाता था। तो ये अस्वाभाविक क्रिया, यानी कुत्ते के ऐसा स्वभाव नहीं था कि घंटी बजती उसको खाना, उसके मुंह पर लार बन जाए। लेकिन चूंकि घंटी को पहले खाने से कनेक्ट किया गया और खाने को चूंकि कुत्ते से कनेक्ट किया गया था पहले से ही, तो इसलिए कुत्ते को घंटी पे इतना यकीन हो गया कि घंटी बजती उसको खाना मिल जाएगा। तो वो उसकी अस्वाभाविक क्रिया जो है वो बन गई कि घंटी बजने से कुत्ते के मुंह में लार आना। अगला पॉइंट है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स, की ऐसी अनुक्रिया जो कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा करवाई जाती है, जैसे घंटी से लार टपकना। अब अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई? अब आप बताइए। तो अस्वाभाविक अनुक्रिया वो हो गई कि जिसमें कुत्ते का स्वभाव घंटी से कनेक्ट हो गया। घंटी के बजते ही, क्योंकि घंटी कृत्रिम होती है, तो घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आना वो उसकी अस्वाभाविक क्रिया है। तो ये हमने सिद्धांत को डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए। अब आगे डिस्कस करते हैं कि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो दोस्तों शैक्षिक महत्व ये है कि पहला कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। ये इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को डेली आकर के जगह लाइट खोलती है पहले कमरे की, फिर अपने बेटे को उठाती है, तो बेटा उठने लगता है। फिर क्या हुआ? फिर ये क्रिया रिपीट होती है कि माँ कमरे पे आती है, सबसे पहले लाइट ओपन करती है, फिर बेटे को जगाती है। तो जब ये क्रिया बार बार होने लगी, तो फिर इसके बाद जैसे ही माँ आई, माँ ने लाइट खोली और बेटे को ज़रा सी आवाज़ हुई स्विच ऑन करने की या किसी चीज़ की, तो उसकी नींद ऑटोमेटिक खुलने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये आदतों के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। ये सिद्धांत बस यही बताने की कोशिश करता है कि आप चाहें तो किसी भी चीज़ से अपने आप की बॉन्डिंग कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा कि पशुओं के प्रशिक्षण में, जैसे कि सर्कस में पशु होते हैं, तो पहले देखते हैं कि एक चाबुक मारने पर ही शेर उचकता है, फिर कुछ समय बाद चाबुक सिर्फ दिखाने मात्र से ही शेर उचकने लग जाता है, सर्कस करने लगता है। तो पशुओं के प्रशिक्षण में इस सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगला है कि भय दूर करने में। अब भय दूर करने में, जैसे कि बच्चे हैं वैसे तो पुलिस वालों से बहुत डरते हैं या किसी और चीज़ जानवर से बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, उनसे घुल मिल जाते हैं, तो वही डर समाप्त हो जाता है। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस सिद्धांत का प्रयोग पशुओं एवं मनुष्यों के व्यवहार को सुधारने व परिमार्जित करने के लिए किया जाता है। सुधारने का मतलब ये होगा कि जिसकी आदत बिल्कुल ख़राब है तो उसको सुधारा जाता है। परिमार्जित का अर्थ क्या होता है? कि जिसकी आदत में कुछ कमी है तो उस आदत को बदला जाता है, उसको और सुधारा जाता है, यानी और इम्प्रूवमेंट्स को परिमार्जित करना कहते हैं और सुधारने को इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को भी हमने डिस्कस किया। दोस्तों सीधी सी बात है कि आप साइकोलॉजी में, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी में अगर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्दों की पकड़ नहीं है, तो आपके लिए सवाल बहुत कठिन लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास शब्द ज्ञान अच्छा है तो वही सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसका प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया। कुत्ते की नली काट करके उसमें एक नली, दूसरी नली, कृत्रिम नली लगाई जिसमें लार इकट्ठा होती थी, और उसकी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक क्रिया, इन सभी का अध्ययन किया। उसके शैक्षिक महत्व क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको। ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके फीडबैक दीजिए, मनोबल बढ़ता है। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।